नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। पैसा कमाना ज्यादातर लोग जानते हैं। पैसे को जोड़ने और बचाने की तरकीब भी बहुत लोगों को आती है, लेकिन पैसे को बढ़ाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। आप महीने में या साल भर में जो भी कमाते हैं और जो खर्च करते हैं, उसमें से कुछ रकम तो जरूर बचा लेते होंगे, लेकिन बचत को फायदेमंद निवेश में तब्दील कैसे किया जाए, अगर यह फॉर्मूला आप नहीं जानते तो धन दौलत देखने के बाद आज ये एकदम साफ हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आप शेयर बाजार, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर इंश्योरेंस वगैरह में पैसे लगाते होंगे। हाल के दिनों में शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव आया है, उससे बहुत से निवेशक घबरा गए और अब इन्हें बैंक एफडी जैसे निवेश के सुरक्षित विकल्प लुभा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार, बैंक एफडी या फिर प्रॉपर्टी, सभी में निवेश करना क्यों जरूरी है और अपनी कमाई का कितना हिस्सा निवेश के हर विकल्प में लगाना चाहिए। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पैसा कमाना मुश्किल काम है और पैसा बचाना तो और भी मुश्किल है। अगर आप इन दोनों में सफल भी हो गए तो हाथ में आए पैसे को बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। पैसा जब बच जाता है तो अक्सर लोग उसे बचाने की कोशिश करने के लिए जमा करते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करने से कतराते हैं। अब आपको बताते हैं कि निवेश करने के लिए कैसा पोर्टफोलियो बेहतरीन नतीजा दे सकता है। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, कुछ आप कमोडिटीज़ में लगाइए लाइक गोल्ड्स वगैरह में, तो कुछ पैसा आप रियल एस्टेट के ऐसे सेगमेंट में लगाइए जहाँ पे डिमांड सप्लाई में ह्यूज गैप है। जैसे आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग का एक चार्म बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट जो साइज हैं या जो टैग प्राइस हैं वो बहुत छोटे हैं। आइए देखते हैं आखिर किस तरह से निवेश करके आप एक शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग को साकार कर सकते हैं। जोखिम कम करने के लिए बैंक एफडी। बैंक एफडी निवेश का शानदार विकल्प है। हालांकि बैंक एफडी 1 साल या उससे कम मियाद के निवेश के लिए ही बेहतर है। मैच्योरिटी से पहले एफडी खत्म करने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इसलिए मियाद तय करके ही एफडी कराएं। एफडी से टैक्स के बाद 7% तक रिटर्न मिल सकता है। ऐसे में ये महंगाई दर को मात देने का कामयाब हथियार नहीं है, लेकिन रकम को बचाने में मददगार है। म्यूचुअल फंड से बढ़ेगी रकम। निवेश का लक्ष्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बगैर पूरा नहीं होता और उसके लिए शेयर बाजार ही बेहतरीन विकल्प है। म्यूचुअल फंड से निवेश को स्थिरता और ग्रोथ दोनों मिलते हैं। इससे शेयर बाजार और डेट यानी तय रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में एक साथ निवेश का फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश शेयर बाजार के जानकार की देखरेख में होता है, जिससे मुनाफा मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इंश्योरेंस लेना जरूरी है। परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए बीमा पॉलिसी किसी भी निवेश पोर्टफोलियो का बेहद अहम हिस्सा है। अपनी सालाना आमदनी का 10 से 12 गुना तक टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अस्पताल के अचानक आए खर्च से बचाती है। महंगाई दर को मात देगा सोना। मंदी के दौर में गोल्ड मुनाफा देने के साथ ही महंगाई दर को भी मात देने में कामयाब रहता है। आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% हिस्सा गोल्ड के नाम होना चाहिए। गोल्ड में निवेश से आप पोर्टफोलियो को मजबूत भी बनाते हैं। रियल एस्टेट में निवेश। मंदी के दौर ने रियल एस्टेट में निवेशकों की दिलचस्पी घटा दी है। हालांकि जानकारों के मुताबिक गिरावट पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने में मददगार होती है, फिर चाहे निवेश शेयर बाजार में हो या रियल एस्टेट में। मेरा ये मानना है जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे ही रियल एस्टेट भी एक ऐसा सेगमेंट है जहां आजकल थोड़ी मंदी छाई हुई है। लेकिन मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कि जब मंदी आती है तभी अच्छे प्राइस के ऊपर आपको माल मिलता है। तो मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में इस मंदी के दौर में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ को चुनें और उसमें इन्वेस्ट करें, तो आने वाला टाइम जरूर उनको बेनिफिट देने वाला है। निवेश के इन तमाम विकल्पों की मदद से आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित बन सकता है। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। फाइनेंशियल प्लानिंग के हर विकल्प की खूबी और खामी को आपने इस रिपोर्ट के जरिए बखूबी समझा।
आखिर आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेजोड़ बना सकते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट सूर्य भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य। नमस्कार। बहुत लोगों का ये सवाल है आज की डेट में कि अब रेट की दरें घट गई और ये जो वॉलेटिलिटी है ये चलती जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बढ़ा है मार्केट, हाँ, थोड़ा बिल्कुल काम आया है जिसे कहते हैं थोड़ी। तो इस वक्त जो बेसिक जो प्रिंसिपल है प्लानिंग के वो वैसे ही रहने चाहिए। प्रिंसिपल्स तो आपके हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। मार्केट्स के अंदर उतार चढ़ाव तो आप देखेंगे और ये मार्केट का एक हिस्सा है। कभी किसी कारणवश तो कभी किसी कारण से आप मार्केट में उछाल देखेंगे या गिरावट देखेंगे। उस कारण से क्या आप अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर देंगे? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। और आपको जो भी प्लानिंग करेंगे वो आप अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन करते हुए करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल आप निरंतर इसको करते आ रहे हैं और करते रहेंगे तो कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आपको इसमें घबराना चाहिए, बल्कि ये आपको एक लॉजिक देता है कि इस समय आपको और निवेश करना चाहिए अगर आपने अपनी प्लानिंग ठीक से करी हुई है। तो ये आपके उस सिद्धांत को और मजबूत बनाता है कि इस कारण से आप इसको और निवेश करिए। मार्केट में अगर आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देती है, जो कि आपने पिछले कुछ महीनों में देखा था, तो ये एक कारण मिलता है आपको कि हाँ, अभी अगर मेरे पास कुछ अगर रकम मेरे पास पड़ी हुई है, कुछ मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, तो क्या उसको मैं डालूं? यही आपकी एक अच्छी प्लानिंग कहलाएगी। जो सेवर है, जो केवल बैंक में अपने पैसे सेविंग के लिए रखते हैं, और अब सरकार कह रही है कि जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जो गारंटीड स्कीम्स हैं, उनमें भी शायद जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। तो क्या ये अब अनिवार्य हो गया है, और भी अनिवार्य हो गया है कि आपको थोड़ा बहुत जो पैसा है आपकी अपनी सोच के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक आपको अब इक्विटी में डालने ही पड़ेंगे? आप ये देखिए, जो एक निवेशक है उसको एक सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए अपने बचत खाते के अंदर। कितना होना चाहिए? अगर आप ऐसे थंब रूल बात करें तो 2 से 3 महीने का जो मेरा महीने का खर्च है उसको मुझे मेंटेन करते हुए उसके ऊपर जितना भी मेरा बचत के अंदर पैसा पड़ा हुआ है वो मुझे इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता तो वो सरप्लस जो मेरा है वो एक वेल मैनेज पोर्टफोलियो नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर एक तो पहली बात मैं ब्याज कम कमाऊंगा, मैं उसके ऊपर टैक्स भी पे करूंगा, तो जो मेरे पास हाथ में आएगा वो इतना कम होगा कि इन्फ्लेशन तो बहुत दूर की बात है, उसका आधा भी नहीं कवर कर पाऊंगा मैं। तो जो पहले कहा था कि हाँ खर्च करिए, वो फिर भी यहां पर बिल्कुल एप्लीकेबल, बिल्कुल ठीक बैठता है। तो इसलिए आपको चाहिए आजकल इन समय में जब आपको लग रहा है कि ब्याज की दरें गिर रही हैं और आने वाले समय में अभी और गिरेंगी, क्योंकि इनका डायरेक्ट आप कोरिलेशन देखिएगा तो वो है इन्फ्लेशन से। अगर मेरी इन्फ्लेशन रेट कम होती जा रही है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ समय में 12 से 18 महीने के अंदर अभी आप ब्याज दरों में और गिरावट देखेंगे। और अगर गिरावट देखेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा किस सही मायने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने से ज्यादा अगर आपका जो मंथली खर्च है उससे 3 महीने में अगर हम उसको अगर आपके पास करें, और पड़ा हुआ है फंड्स 3 महीने से ऊपर ज्यादा अगर सेविंग्स बैंक या बैंक अकाउंट में रखा है तो यह गलत। तो निवेश करिए, निवेश करिए, ये एक थंब रूल है जिसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल। निवेश सलाहकार सूर्या भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विपुल दारजी। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी फोन करने के लिए। क्या सवाल है आपके? हाँ सर, मेरा एज 44 इयर्स है और मेरा मंथली सैलरी है 45,000 जी। तो मेरा सवाल ये है कि मैं अगले 10 साल में मुझे तकरीबन 80 लाख का कुछ रिटर्न मिल जाए, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आप बता दीजिए सर। और मैं देख रहा था कि आपने 55,000 रुपए आप साल के देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, बराबर। तो ये आपने यूलिप खरीद रखे हैं? नहीं, यूलिप नहीं सर, सब LIC है। LIC के भी यूलिप होते हैं, वैसी बात नहीं है, बात कंपनी की नहीं है, बात कौन सा प्रोडक्ट लिया, क्योंकि 55,000 अगर प्रीमियम भर रहे हैं सूर्य तो ये यूलिप ही हो सकता है। तो यूलिप भी हो सकता है और एंडोमेंट प्लान में भी जा सकता है। एंडाउमेंट भी हो सकता है। हाँ, बट देखने वाली बात यह है कि आप टर्म नहीं है, मतलब टर्म प्लान तो ये है ही नहीं। बट देखने वाली बात यह है कि आपका 1 महीने की सैलरी आप इंश्योरेंस प्रीमियम में आप पे कर रहे हैं, तो क्या आपको उसका एडिक्वेट कवर मिलता है? अगर मेरी कवरेज उसके मुताबिक नहीं है
तो इसका मतलब ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। तो और अगर इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ तो क्या उसके अंदर मेरी एक्सपेक्टेड जो मेरी रिटर्न है, क्या इसके अंदर वो आएगी? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है मेरे पूरे निवेश का जो मुझे प्लान करना है। और अगर आप देखिए इनका जो टारगेट रिटर्न है, जो टारगेट एक्सपेक्टेड डिज़ायर है, वो है इनकी 80 लाख रुपए की। तो उसको अगर मुझे पूरा करना है तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट कैरी करूं या ना करूं, पहली बात। दूसरी बात, ये मुझे जैसे पहले बात करी थी आपने, हमें ये निकालना पड़ेगा कितना हमारा सरप्लस पैसा है जो कि हमारे खर्चों के बाद जो बचता है, जिसको हम निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये अमाउंट डिटरमाइन करके, ये अमाउंट निकाल कर हम ये बताना चाहेंगे कि उस पैसे को निवेश करके हम कितनी ग्रोथ ला सकते हैं। क्योंकि जो इनका निवेश का जो समय है वो है, इनका 10 साल में चाहते हैं कि 80 लाख रुपया की मेरी पूंजी एक जमा हो जाए। आप अगर अज्यूम करिए कि मैं 25,000 रुपया अगर मैं महीने का निवेश अगर मैं कर सकता हूँ, तो साल का मेरा 3 लाख रुपया मेरा प्रिंसिपल हो गया, मेरा मूल हो गया। 10 साल में वो 30 लाख हो जाता है मेरा मूल। अगर उसमें आप 10% की ब्याज की दर लेते हैं एवरेज, अगर मान के चलिए आप, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 51 लाख रुपए के आसपास की मेरी एक पूंजी जमा हो जाती है। अगर आप मानिए ये 12% है तो 50 लाख से मेरा वो 58 लाख हो जाता है। अगर मैं और भी एग्रेसिव हो जाऊं पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि मेरा समय अंतराल लंबा है और 15% का अगर मैं टारगेट करके चलूं तो भी मेरा 68 लाख तक आता है, 68 लाख की फिगर आती है मेरे पास। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा इनको, जैसे जैसे हर साल इनकी सैलरी या इनकम इनकी जो बढ़ती है, उसी दर से आपको अपनी निवेश का दर भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं टारगेट करता हूं कि मैं महीने का 25,000 रुपया सेव करूंगा, निवेश करूंगा, तो हर साल आप उसको 25,000 को 5%, 10%, 12%, जिस हिसाब से भी, जिस दर से भी आपकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है आपकी वाइफ की, उससे इसको बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी हमसे बात करने के लिए। धन दौलत में आपका एक बार फिर स्वागत है। निवेश सलाहकार सूर्य भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं और अब आपके सवालों के और जवाब देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर है रंजन सिंह। तो रंजन, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? जी, पहले तो शुक्रिया और नमस्कार सभी को। जी जी, मैंने आपने कुछ मेल किया था, मेरे कुछ गोल्स हैं, क्या वो गोल्स सफिशिएंट है इन्फ्लेशन को मैटर रखते हुए, और जो टारगेट है वो क्या अचीव हो जाएगा इतनी एसआईपी में, या और इंक्रीज करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका रंजन जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ और मैं टायर 1 में, तो ये एनपीएस का कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है कि है क्या, तो इसका कुछ अगर आप बता सकें क्या चीज है ये। जरूर एनपीएस का भी सवाल है, और पहले आप ये बता दीजिए कि क्या ये सही रास्ते पे है, ये बस इतना शायद जानना चाहते हैं। रास्ता तो इनका बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा 2 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा रंजन जी। एक तो आपको अपनी निवेश की जो आपकी पूंजी है उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप अभी बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल बढ़ाइए। माध्यम बिल्कुल सही है आपका एसआईपी का, तो एसआईपी के थ्रू आप इसको बढ़ाइए, और धीरे धीरे अगर जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, हम पहले भी बात कर रहे थे, सैलरी बढ़ती है तो उसी दर से या उससे थोड़ा ज्यादा आप अपनी निवेश को बढ़ाइए, ताकि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल पाए लंबे समय के लिए। इन्होंने 3 अपने गोल्स मेंशन किए हैं, अपने एक पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन और अपनी खुद की रिटायरमेंट। क्योंकि पीरियड लंबा है इसलिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जरूर मिलेगी, बट आपको सेविंग रेगुलरली करनी पड़ेगी, निवेश रेगुलरली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, और लंबे समय के लिए करेंगे तो आपका पर्पस अचीव होगा। बट आपकी अमाउंट थोड़ी सी कम है तो उसको आपको धीरे धीरे वो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इनकी प्रमोशंस होंगी, तो अपने आप ही जब इनकम बढ़ेगी तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि इतना काफी है। हाँ, काफी कुछ नहीं, सैलरी बढ़े आप उसको पंप अप करिए, उसको बढ़ाते जाइए। और एनपीएस की इन्होंने बात, जहां तक एनपीएस की इन्होंने बात करी है, टियर 1 जो होता है वो एक कंपलसरी माध्यम होता है जहां पर आपको कंट्रीब्यूट करना ही होता है। 3 तरह के आपके कंट्रीब्यूशंस होते हैं, ईसीजी बोलते हैं उसको। एक इक्विटी होता है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, एक गिल्ट होता है। इनको क्योंकि समझ है इक्विटी मार्केट्स की, तो जितना मैक्सिमम एक्सपोजर हम इक्विटी में ले सकते हैं, जो कि आज की डेट में 50% है, तो उतना आप उसको पूरा मैक्सिमाइज करिए, क्योंकि ये लंबे समय के लिए है। ये रिटायरमेंट कॉर्पस आपका क्रिएट हो रहा है इसके माध्यम से, तो आप अपना पूरा मैक्सिमम इसको एक्सपोजर लीजिए इक्विटी में, और बाकी डालेगा बॉन्ड और गिल्ट्स के अंदर। तो इनको ये ऑप्शन चुनना चाहिए इक्विटी का। अगर आप नहीं चूज करेंगे तो एक लाइफ साइकिल पैटर्न से वो आपका चेंज कर देंगे। इसलिए आप ये अपने एम्प्लॉयर को बताइएगा कि मुझे मैक्सिमम इक्विटी में डालना है, और 50% की जिसकी अभी लिमिट है।
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या आने के लिए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। आपकी रकम का ख्याल रखने और उसे बढ़ाने के तरीके बताने अगले हफ्ते हम फिर आएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको रियल एस्टेट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड वगैरह में निवेश के तरीके बताएंगे। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।